हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स पेपर 2 का क्लास थर्ड। इससे पहले हमने 2 क्लास ऑलरेडी कर रखे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे, कृषि उद्योग एवं व्यापार एवं आधारभूत संरचना। ये सारे सवाल आपके बिहार का पूछा हुआ सवाल है। बीपीएससी और जितने एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट कराता है उसका सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि अगर आपने पेपर दिया होगा बीपीएससी टीचर 2023 का, तो आपने देखा होगा सारे सवाल आपका बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल था प्रीवियस ईयर का। अगर आप चाहते हो अपनी सीट कंफर्म करना तो वीडियो का अंत तक आप जरूर देखिएगा और आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि SEZ अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य था। ये सवाल आप देख भी सकते हो, बीपीएससी प्री 2022 और 23 का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 और 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। SEZ का आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन बढ़ाना और वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात को बढ़ावा देना। और ऑप्शन थर्ड है रोजगार निर्माण आपका SEZ अधिनियम 2005 का उद्देश्य था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड पूछ रहा है कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है। आपको बताना है कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन इसका आरक्षण करता है, मतलब सर्वेक्षण करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, RBI। इसको जरूर आप भी टिक कर लीजिएगा। इस सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यार देख भी सकते हो, सवाल आपका बीपीएससी 68 प्री 2022 और 23 का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 4 पूछ रहा है कि व्यापक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बांटी होती हैं। तृतीय क्षेत्र को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी है श्रम क्षेत्र, ऑप्शन सी है सेवा क्षेत्र या ऑप्शन डी है उद्योग। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। व्यापक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को 3 श्रमों में बांटी होती हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और इस सवाल आपका बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 5 पूछ रहा है कि भारत के राज्यों को वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन को सही आरोही क्रम में चुनिए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। और इस सवाल आपका बीपीएससी प्री का पूछा हुआ सवाल है। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का क्या लक्ष्य था। ग्रामीण साख या ऑप्शन बी है औद्योगिक साख या ऑप्शन सी है शहरी साख या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको पता होगा जो नाबार्ड बनाया गया था वो सिर्फ आपके ग्रामीण साख को विकास करने के लिए बनाया गया था। जो आपके गाँव में कृषि एवं ग्रामीण विकास को उसको राष्ट्रीय बैंक का मिक्स करना और उसको काफ़ी सही से सुधार करना उनका लक्ष्य था नाबार्ड का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये सवाल आपका बीपीएससी ऑडिटर प्री का 2021 का पूछा हुआ सवाल है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन 7 पूछ रहा है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आपको बताना है कि इन 5 ऑप्शन में कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर आपका कथन ये गलत है, क्योंकि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन जो आपका रेल डिब्बा और जो है वो आपके भागलपुर में नहीं हरनौत में देखने को मिलता है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये सवाल आपका 2020 का पूछा हुआ सवाल है बीपीएससी द्वारा। क्वेश्चन 8 पूछ रहा है कि भारत में खाद्य प्रबंधन को निम्न में कौन सा एक उद्देश्य नहीं था। भारत में खाद्य प्रबंधन का इनमें 4 ऑप्शन में कौन सा उद्देश्य नहीं माना जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, खदानों का निर्यात। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत में औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में कौन सी संख्या औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे हम CSO के नाम से जानते हैं। और ये सवाल आपका बीपीएससी प्री 2020 का पूछा हुआ सवाल है। तो आप एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मेरा गारंटी है आपके इकोनॉमिक्स पेपर 2 का जो आप एग्जाम देने जाओगे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे प्रैक्टिस सेट से आपको टिक मैच करेगा। क्योंकि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन फालतू का नहीं कराया जाएगा जो आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही ना हो। आपको बस वही क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10 पूछ रहा है कि सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या था। आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो। आप एक क्वेश्चन आपके बीपीएससी प्री 2018-19 का पूछा हुआ सवाल है। सरकार की जो आप नीति आई थी मेक इन इंडिया का, उसका मेन उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा मेक इन इंडिया योजना शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुआ था। इसे आप डेट को भी जरूर याद रखिएगा।
25 सितंबर 2014 को आपका मेक इन इंडिया योजना शुरुआत हुआ था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य था कि भारत का दिशा विदेश जो थे कंपनियों द्वारा वस्तुओं का निर्माण का केंद्र बनाना। इसमें भारत में पूंजी और निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद जताई गई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहक नहीं है? तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर आपका उपरोक्त में से एक से अधिक होगा और आपसे नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ई होगा। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करने वाला प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। ये सवाल आपका प्री 1819 का पूछा हुआ सवाल है बीपीएससी द्वारा। यहाँ पे देख भी सकते हो जो पूरा है वो प्रोवाइडिंग और अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पूरा का, जो आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ग्रामीण इलाकों में सारी सुविधाओं को प्रदान किया गया था। इसे आप जरूर याद कीजिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने की एक रास्ता माना जाता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि करना था। कृषि उत्पादकता बढ़ाने में कुशल सिंचाई, गुणयुक्त बीज और कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, पूंजी एवं नवीन तकनीकों का विशेष महत्व है। इसे आप जरूर याद रखिएगा और राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना होता है? याद रखिएगा 1 हेक्टेयर से कम। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा और ये सवाल 2017-18 का पूछा हुआ सवाल है। कृषि संगणना 2015-16 चरण 1 के अनुसार क्रियाशील जोतों के निम्न में परिचालित क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? इस सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। गलती से भी आप बिहार टिक आउट मत कर दीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। लौंग पौधे के निम्नलिखित में किस भाग से प्राप्त होता है? आपको बताना जो लौंग होता है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। इस ऐसे सवाल आप एग्जाम में ऑलरेडी पूछे भी जाते हैं और आपको कन्फ्यूजन भी होता है। तो याद रखिएगा जो आपका लौंग जो आप खाते हो वो आपके शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। इसमें बिल्कुल भी आप कन्फ्यूज मत होइएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित परिक्षेत्र का अंश क्या माना जाता है? तो राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा 22%। प्रश्नकाल के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का योगदान टोटल 22% था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ये आपका करंट का नहीं है, ये आपका 2007-08 का पूछा हुआ सवाल है और उसके हिसाब से आपका ये परसेंट बताया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध किससे है? आपको बताना है जो इंद्रधनुष्य क्रांति है उसका संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके अंदर हरित क्रांति और श्वेत क्रांति और नीली क्रांति दोनों आती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? टाटा समूह को, या बिरला समूह, या सलीम समूह, या ऑप्शन डी है विप्रो समूह। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम में इंडोनेशिया के सलीम समूह को सेज नीति के तहत एक रासायनिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। इसे आप जरूर याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल आपको इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे इसको राइट आंसर आपका केरल टिक आउट कर देते या तमिलनाडु टिक आउट करते। लेकिन याद रखिएगा सबसे ज़्यादा आपका कर्नाटक इसमें ऑप्शन के तौर पर इसमें जो क्वेश्चन दिया गया और ऑप्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपका जो कर्नाटक है सबसे ज़्यादा भारत में कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य आपका कर्नाटक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट और रीजन दिया गया। आपको बताना है कि स्टेटमेंट आपका जो कारण है वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। कथन है कि गत सदी के 80 के दशकांत भारतीय उद्योग के उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत और पूंजीगत वस्तु उद्योग की ओर संरचनात्मक स्थिरीकरण की स्पष्ट प्रवृत्ति से परिलक्षित किया। कारण है कि इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। ए सही है, लेकिन आपका जो रीजन है वो काफ़ी गलत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 और 4 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वर्ष 2001, 2002 के तथा 2002 और 3 के बीच
भारत के कृषि व्यापार के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर मनन कीजिए। आपको बताना है कि इनमें कौन सा कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 और 4 आपका राइट आंसर होगा। भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति को कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन, इस क्वेश्चन को पहले वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा और उसके बाद बताइए कि कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई होगा, क्योंकि मार्च 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी श्रम बल परिवर्तन और रोजगार डिस्कशन पेपर में वर्ष 19-20 के कुल श्रम बल का 45.6% और कृषि में 23.7% आपको उद्योग में टोटल आपके सेवा क्षेत्र था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? आपको बताना है कि भारत में कौन सा एग्रीकल्चर फाइनेंस का स्रोत नहीं माना जाता है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय किसानों का वित्तीय आवश्यकताओं को 3 प्रकार श्रेणी में पूरा किया जाता है। पहला आपका अल्पकालीन ऋण, दूसरा आपका मध्यकालीन और तीसरा आपका दीर्घकालीन ऋण है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक वित्त के कौन सा इनमें स्रोत नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा औद्योगिक वित्त का हिस्सा नहीं है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नाबार्ड। क्योंकि आपको पता होगा भारत में औद्योगिक वित्त के प्रमुख स्रोत का शेयर और ऋण पत्र, जनता से प्राप्त जमाएं, बैंकों से उधार तथा विभिन्न वित्त संस्थाओं का उल्लेख किया जा सकता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? इस क्वेश्चन को आप पहले वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1991 में भारतीय रुपये को महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्गमन प्रणाली कब किस में आधारित है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, न्यूनतम कोष प्रणाली पर। आपका भारत में नोट निर्गम प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली अथवा जिसे हम न्यूनतम निधि पद्धति पर आधारित मानते हैं, ये पद्धति आपके रिजर्व बैंक द्वारा 1957 में अपनाई गई थी। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो बिल्कुल इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। सबसे आपका इंडिया में सबसे 1 नंबर स्थान पे आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है। सारे बैंक को ये खुद ही रेगुलेट करता है, उन पर अपना नियम बनाता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा एक ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य को विभाजित कर दिया जाता है? ये सवाल आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, जिससे हम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा, किसानों के मकान ऋण आपके भूमि सुधार क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। आपको बताना जो हरित क्रांति थी उसकी सफलता के पीछे क्या रीजन था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि उसमें बीजों को उच्च पैदावार किस्म और पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक इसमें शामिल हैं। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। आपको बताना है जो आपका LIC है, जो बहुत लोग कराते भी हैं और कराना भी चाहिए, जो जीवन बीमा निगम है वो किसका एक उदाहरण है? याद रखिएगा, निवेश बैंक का इसके अंदर आता है। निवेश बैंक के अंदर आपका जीवन बीमा निगम LIC आता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। तो बिल्कुल इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। चावल आपका भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति किसमें की है? आपको बताना कि जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति किसमें की? चावल के उत्पादन में, या दालों के उत्पादन में, या पटसन, या गेहूं के उत्पादन में? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गेहूं के उत्पादन में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। योजना आयोग एक क्या है? आपको बताना जो योजना आयोग है वो क्या है? मंत्रालय है, या शासकीय विभाग है, या ऑप्शन सी है परामर्शी संस्था है, या ऑप्शन डी है स्वायत्त निगम? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। आपको बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा आय किससे प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, आपका जो इनकम टैक्स है, जो आप डायरेक्ट टैक्स देते हो किसी सामान पे,
सबसे ज़्यादा उसमें आपका भारत को आय सबसे ज़्यादा मिलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें आप जीएसटी बोलते हो आम चाल की भाषा में कि आप जीएसटी पे करते हो। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर, जिसे हम डायरेक्ट टैक्स के नाम से भी जानते हैं। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता किसे देती है, रोजगार बढ़ाने की, या ऑप्शन बी या आयात बढ़ाने की, या ऑप्शन सी उद्योग बढ़ाने की, या प्रेस की स्वतंत्रता को। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रोजगार बढ़ाने की आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना दी गई थी। इस क्वेश्चन को आप भी टिक आउट कर लीजिएगा, आप एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, आपको बताना कि जो भारत की राष्ट्रीय आय है उसका मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्रियल उद्योग। सबसे ज़्यादा आपका 53% आपका योगदान भारत को मिलता है आपके सकल घरेलू उत्पाद से। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। उद्योग विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था। जब भारत विभाजन हुआ था तब भारत को सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसे पहुंचा था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जूट और रुई उद्योग सबसे ज़्यादा आपका भारत में नुकसान हुआ, क्योंकि जूट और रुई सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में चला गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्य करते हैं, मतलब बताना है कि भारत में किस उद्योग में सबसे ज़्यादा आपके लोग उसमें काम करते हैं। तो बिल्कुल आपको पता होगा, कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा उसमें लोग काम करते हैं, इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता क्या है, चावल में, या चाय में, या तिलहन में, या दाल में। तो याद रखिएगा, दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादक आपका भारत करता है और उसमें आपका उपभोक्ता भी भारत ही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का प्रथम ओरक संयंत्र कहाँ लाया गया था, नागल में, या सिंदरी में, या आलवे, या ऑप्शन डी या ट्राम्बे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंदरी। भारत का प्रथम ओरक संयंत्र बिंदरी जो आपके बिहार में लगाया गया था, इसे आप जरूर याद रखिएगा, इस सवाल आप एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में किस समष्टि अर्थशास्त्र चर को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल्य स्तर। ये सवाल आपका बिहार CDPO परीक्षा 2018 में पूछा हुआ सवाल है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। देश में विभिन्न स्थलों एवं घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में किसका सम्मान मानी जाती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्यात। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, और ये सवाल आपका बिहार CDPO 2018 में पूछा हुआ जा सकता है। राजस्व व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिनमें ना तो किसी परिसंपत्ति का निर्माण होता है और ना ही उत्तरदायित्व सृजित करने का हक होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है। इसे आप जरूर याद रखिएगा और इस क्वेश्चन को भी टिक आउट कर लीजिएगा। ये सवाल बिहार CDPO 2018 का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत का सार्वजनिक खाता में आपका राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि आपके भारत का सार्वजनिक खाता में जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि राजकोषीय घाटा की गणना में कुल व्यय एवं कुल प्राप्तियों में अंतर ऋण से प्राप्त पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल नहीं किया जाता, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और जो राजकोषीय घाटा होता है आपके कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ प्लस गैर माइनस ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ होती है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हो आप लोग के लिए ऐसी क्वेश्चन आंसर आपको टॉपिक वाइज कराया जाए तो आप वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप वीडियो देखते रहो लेकिन वीडियो को लाइक आप लोग नहीं कर रहे हो। तो अगर प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, जो आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आंसर नहीं कराया जाएगा फालतू का जिसमें आपका भी टाइम वेस्ट हो और मेरा भी टाइम वेस्ट हो। आपको क्वेश्चन वही कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।